नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम आप सभी के मध्य में यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न हिंदी साहित्य इतिहास के लेकर उपस्थित हैं। और ऐसे प्रश्न होंगे जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली कक्षाओं की जानकारी समय रहते आप तक पहुंचती रहेगी। एक बार सेशन को आप सभी लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ में सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं हम सभी। तो सबसे पहले है मौर्य विजय। ये रचना किसकी है? सिया रामशरण गुप्त जी की है। फिर है राखी की चुनौती, यानी क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। इनकी रचना कौन सी है? विप्लव गायन। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान है, इनकी रचना है राखी की चुनौती। फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं, इनकी रचना है त्रिशूल तरंग। यानी सिया रामशरण गुप्त की मौर्य विजय, बालकृष्ण शर्मा नवीन की विप्लव गायन, सुभद्रा कुमारी चौहान की राखी की चुनौती, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की त्रिशूल तरंग रचना है। इस प्रकार आप सभी लोगों का सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में हम लोग देखेंगे तो आपका विकल्प सी इसमें राइट आंसर होगा। और सतरंगे पंखों वाली ये रचना किसकी है? नागार्जुन जी की। फिर अगला क्वेश्चन है सही आरोही क्रम चुनिए। लगाना है आपको। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी तो राइट होगा। यानी पहले छायावाद आएगा, फिर प्रगतिवाद आएगा, उसके बाद प्रयोगवाद, उसके बाद में नई कविता कालखंड आएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद का विकास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत बांग्ला काव्य के प्रभाव स्वरूप हिंदी में प्रकट हुआ। छायावाद नामक संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने किया है, जिसकी समय सीमा 1918 से 1936 तक मानी जाती है। किसकी? छायावाद की। और सन 1936 में प्रेमचंद के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। उसके बाद साहित्य में प्रगतिवादी काव्य सर्जना का युग प्रारंभ हो जाता है, और जिसका समय 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। और 1943 के बाद काव्य के क्षेत्र में एक संक्रांति का दौर चला, जिसमें प्रयोगवाद नामक नई काव्यधारा का उदय हुआ, और इसकी समय सीमा 1943 से 1953 ईस्वी तक मानी जाती है। उसके बाद में 1953 ईस्वी के बाद जगदीश गुप्त जी के द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका 1954 ईस्वी के माध्यम से आधुनिक काव्य का जन्म हुआ, जिसका नाम इसी पत्रिका के नाम पर नई कविता दे दिया जाता है। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। देखते हैं हम लोग क्या मामला है। यानी आदिकाल के कवि कौन है? अमीर खुसरो। भक्तिकाल के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। रीतकाल के कवि हैं आलम, और आधुनिक काल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तरह से आपका सटीक मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में आप लोग देखेंगे इसमें तो आपका विकल्प सी राइट उत्तर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अल्प अवधि स्मृति, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, एसटीएम को भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्मृति ह्रास, विस्मृत हो जाना, कार्यकारी स्मृति, कम स्मृति।
तो अल्प अवधि स्मृति को जो है विकल्प सी कार्य स्मृति भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान स्थिति नामक खंडों में विभक्त करे के विवेचित किया है? बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, राम शंकर शुक्ल रसाल। कौन सा है आपका सही उत्तर? तो आप सभी अपना इसके लिए जवाब दे रहे हो विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विवेचित किया है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ है, जबकि बच्चन सिंह का इतिहास है आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। शिव सिंह सेंगर का इतिहास है शिव सिंह सरोज। रमाशंकर शुक्ल रसाल का इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1973 में प्रकाशित होता है। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, हंसपद विराम चिन्ह। क्या होगा इसका सही जवाब? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा। यानी जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? हंसपद विराम चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। हंसपद विराम चिन्ह किस प्रकार का होता है? इस तरह का। फिर ये अर्ध विराम है और ये अल्प विराम है और यह संकेत चिन्ह है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कला की सहायता से हम लोक के विश्वव्यापी विश्वरूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। ये कथन किसका है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। कौन सा आपका सही उत्तर होगा? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। यानी कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, ये कथन डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। फिर अगला क्वेश्चन है, तुलसी, बिहारी, मतिराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन थे? वियोगी हरि, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम सहाय, रसनिधि। कौन सा है आपका सही उत्तर? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो सही होगा। यानी सप्तसई सप्तक जो है इसका संकलनकर्ता कौन है? श्याम सुंदर दास जी, जिसमें 7 कवियों की सतसइयों को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लोक वार्ता के संबंध में इसमें से एक कथन सत्य है। लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। लोक वार्ता का स्वरूप शाश्वत होता है। लोक वार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक होता है। लोक वार्ता साहित्यिक शैली में लिखी जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा। यानी लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतहीनता और परमुखोपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजो दीप्त न कर सके, जो हृदय को पर दुख कातर और पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कथन जो है किसका है, आप सभी को बताना है।
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बहुत ही चर्चित ये कथन है, आप सभी जानते हैं। अगर आपका उत्तर विकल्प ये आ रहा चाहे रामचंद्र शुक्ल, तो राइट जवाब होगा। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। माफ करिएगा, ये कथन जो है किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये किसका है कथन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यानी इसमें आप सभी का विकल्प भी उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? ई लर्निंग, ई बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 82 के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। यानी ई हार्वेस्टिंग ये सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं होती। ई लर्निंग मिलती है, ई बैंकिंग मिलती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है? ज्ञानम परम ध्येयम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अहर्निशम सेवामहे, योगक्षेमम वाहाम्यहम्। कौन सा है आकाशवाणी का ध्येय वाक्य? तो आप सभी अपना जवाब दे रहे हो विकल्प बी, तो ठीक होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ के संबंध में कौन सा असत्य है? नकद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती है, दुकान या प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, धन, श्रम और समय की बचत होती है, भौतिक वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में यही बात गलत है, यही आपका सही उत्तर है। यानी भौतिक स्थिति कैसे ज्ञात हो जाएगी जब हम घर बैठे रहेंगे? नकद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात सही है। और दुकान प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं, ये भी सही है। और धन, समय, श्रम की भी बचत होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है। लेखा परीक्षक को ऑडिट इंग्लिश में कहा जाता है, द्रव्य संधि को कलशीशन कहा जाता है, और रिश्वत को ब्रिड कहा जाता है। लेकिन ये सम्मति कॉन्सेंस ये जो है गलत है आपका। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, नाम इसलिए बड़ा है कि वो नाम है, वो इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपर्युक्त पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा है सही उत्तर आपका? जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, वे कहते हैं कि नाम इसलिए बड़ा है कि वो नाम है, वो इसलिए बड़ा होता है कि उससे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। आगे हम सभी लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिकता और आत्मा अभिव्यक्ति किस विधा की अनिवार्य प्रवृत्ति है? महाकाव्य, जीवनी, रेखाचित्र, गीत काव्य, नाटकी एकालाप। कौन सा इसका आपका सही उत्तर है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी, गीत काव्य, तो राइट होगा। वैयक्तिकता और आत्मा अभिव्यक्ति ये जो है गीत काव्य विधा की अनिवार्य प्रवृत्ति यानी कि विशेषता है। उसके बाद में भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य में गीत काव्य को स्वानुभूति परक काव्य के रूप में विश्लेषित किया जाता है। हिंदी में इसे गीत, प्रगीत तथा गीत काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्रमुख गीत काव्य हैं नीति शतकम, ऋतु संहारम, गीत गोविंद, हंसदूत। महाकाव्य की श्रेणी में रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, पद्मावत इत्यादि ग्रंथ आते हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, जाको बाल विनोद समुझ जी डरत दिवाकर भोर को, जाकी चुबुक चोट चूरन की रद मद कुलिस कठोर को। उपयुक्त पंक्तियों में किसकी वीरता का वर्णन है? लक्ष्मण, राम, हनुमान, शिव, भरत। कौन सा है इसका सही उत्तर? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा। यानी इन पंक्तियों में हनुमान जी का चित्रण है। जाको बाल विनोद समुझ जी डरत दिवाकर भोर को, यानी जिसको जो है बाल विनोद समझ करके दिवाकर अर्थात सूर्य भी डरता है। भोर सूर्य
जो भोर का सूर्य है वो भी डरता है हनुमान जी को देख करके। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है? जायसी, कबीरदास, घनानंद, बिहारी, सूरदास। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दे रहे हो। विकल्प ई सूरदास तो राइट आंसर माना जाएगा, यानी आचार्य शुक्ल जी सूरदास के काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है। जबकि कबीरदास निर्गुण धारा के संत कवि हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। जायसी सूफी धारा के कवि हैं। जायसी के ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कान्हावत हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूरदास सगुण धारा के कवि हैं। इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। उसके बाद में बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख कृत बिहारी सतसई है, जिस पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त होती है। बिहारी के पुत्र का नाम कृष्णलाल कवि है। बिहारी सतसई पर टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी है। और घनानंद रीतमुक्त कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग विपुल, कोकसार, यमुना यश, कृपाकंद इत्यादि। हम सभी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी नहीं है। भाव योग कर्मयोग के समकक्ष है। प्रकृति भी भाव का आलंबन हो सकती है। अलंकार कविता के लिए अनिवार्य नहीं है। वक्रोक्त को भावानुमोदित होना चाहिए। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। कौन सी मान्यता इनमें से नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प ई, तो यही आपका राइट होगा। ये मान्यता शुक्ल जी की नहीं है। भाव योग कर्मयोग के समकक्ष है, ये है। प्रकृति भी भाव का आलंबन हो सकती, ये भी है। अलंकार कविता के लिए अनिवार्य नहीं, ये भी है। वक्रोक्त को भाव अनुमोदित होना चाहिए, ये भी शुक्ल जी की धारणा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर व्याख्या को भी हम लोग समझ लेते हैं। आचार्य शुक्ल की मौलिक निबंध कृतियाँ: भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अव्यंजनावाद आदि। इनका संग्रह है चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार वीथी के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद में शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हैं? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, डायरी, स्मृत्याख्यान। हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हैं? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 1 तो राइट होगा, यानी आत्मकथा विधा पर दलित साहित्य में खूब लिखा गया है और बड़ी ही चर्चित रचनाएं रही हैं। जैसे दलित लेखक और उनकी आत्मकथा को हम लोग देखते हैं। अपने अपने पिंजरे, ये 2 भागों में है। किसने लिखा है? मोहनदास नैमिषराय ने। फिर जूठन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। दोहरा अभिशाप कौशल्या बैसंत्री ने लिखा है। झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद ने लिखा है। तिरस्कृत संतप्त, ये जो है सूरजपाल चौहान ने लिखा है। मुर्दहिया प्रथम भाग, मणिकर्णिका दूसरा भाग तुलसीराम जी ने लिखा है। और सुशीला टाक भोरे ने शिकंजे का दर्द लिखा है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन होता है। ई की मात्रा में, री की मात्रा में, रा के संयुक्त रूप में, अनुनासिकता चिन्ह के प्रयोग में, विसर्ग में। हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनियों के क्रम का उल्लेख होता है।
किस में होता है? विकल्प ए छोटी ई की मात्रा में, यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? क्वेश्चन नंबर 93 आप सभी के सामने है। चलिए हम लोग देखते हैं। बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त, चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र, 10 द्वार से सोपान तक हरवंश राय बच्चन, यौवन के पारद्वार रामदरस मिश्र। तो इनमें से जो असंगत है, जो गलत है, वो आपको बताना है। आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन में आ रहा विकल्प डी तो ठीक माना जाएगा, यानी यही आपका गलत है, सही नहीं है। बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त सही है, चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र सही है, 10 द्वार से सोपान तक हरवंश राय बच्चन सही है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। समय है सहचर ये रामदरस मिश्र जी की रचना है। यौवन के द्वार पर नगेंद्र की रचना है। बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। चेतना के बिंब नगेंद्र की रचना है। 10 द्वार से सोपान तक हरवंश राय बच्चन की है। समय है सहचर रामदरस मिश्र जी की रचना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बाऊजी चतुर सिंह ने निम्नलिखित में से किसके पीछे मनुष्य जन्म नहीं खोने का संदेश दिया है? अपरा में संकलित दोहे के आधार पर बताना है। जमीन जायदाद, धन दारा, शान शौकत, मान सम्मान। क्वेश्चन नंबर 94 का उत्तर आप सभी का बी आ रहा है, तो ठीक है। धन दारा के संबंध में मनुष्य जन्म नहीं खोने का संदेश दिया है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला क्वेश्चन है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र, विज्ञप्ति। राजपत्र में कौन सा पत्र प्रकाशित होता है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, अधिसूचना, तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, अधिसूचना। तो आप सभी लोग अपना उत्तर दिए हैं विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे परिपत्र कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि के कार्यों के हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र। तो सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित की जाती है, यानी विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम क्या है? देखेंगे हम लोग आगे कौन सा इसका सही क्रम है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज। थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, यानी इनका सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, तो ठीक होगा। अर्थात पहले ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, उसके बाद प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, उसके बाद में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं। इनकी स्थापना कब होती है उसे हम लोग जानते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में हुई है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? 120, 210, 343, 344। क्वेश्चन नंबर 99 आप सभी के सामने है, तो इसके लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प ए 120, तो राइट माना जाएगा।
यानी संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। फिर देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण धाराएं। अनुच्छेद 210 में क्या है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 343 क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि उसकी देवनागरी होगी, ये बात कहता है। और भारतीय अंकों का रूप जो होगा अंतर्राष्ट्रीय रूप मानक माना जाएगा। 344 में क्या है? राजभाषा आयोग का गठन किया जा सकता है। अगला है, इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। बौद्ध धर्म की भाषा कैसी है, कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 100 आप सभी के सामने है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, पाली तो राइट माना जाएगा, अर्थात बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इनको त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहते हैं? त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। जातक कथा भी ये सब पाली भाषा में लिखी गई है। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 30 दिसंबर, 2 फरवरी, 5 अप्रैल। कब मनाते हैं हम लोग हिंदी दिवस? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए तो राइट होगा, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से ये निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार वर्ष 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, देखते हैं हम सभी लोग कौन सा इसमें सही नहीं है। तो 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए। सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। इसकी कथा इतिहास किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए। नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए। कौन सा कथन महाकाव्य के विषय में सही नहीं है? तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प ए तो राइट माना जाएगा। यही बात जो है महाकाव्य पर लागू नहीं होती है। 8 से कम सर्गों में जो कथा होगी वो महाकाव्य नहीं हो सकती है। और सही से क्या क्या है? सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसकी कथा ऐतिहासिक हो, किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित हो, ठीक बात है। नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? बातचीत की हिंदी, अध्ययन के माध्यम से हिंदी, साहित्य सृजन की हिंदी, कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी का इनमें से अर्थ यानी आशय क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 103 के लिए आप सभी अपना जवाब चुने हैं विकल्प डी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा आप लोगों का उत्तर। यानी कामकाज प्रयोग और अनुप्रयोग की जो हिंदी है उसे ही हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। हमें उम्मीद है ये सेशन आप सभी की समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आपकी आने वाली परीक्षाओं में लाभ पहुंचाएगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है जो लगातार हमें ऊर्जा देता है और हम आप सभी को अनवरत कक्षाएं दे पाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। मिलेंगे आपको पुनः से अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।